चलो अब बताना शुरू करो, बहुत बातें कर ली। बताओ, व्हाट इज फेडरलिज्म? संघवाद क्या है? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? तो केवल फेडरलिज्म ही डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या और भी है? और भी है, ठीक है। अभी बोलो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद की विशेषताएं क्या क्या है? सबसे पहले है टू एंड मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होनी चाहिए। फिर नहीं, टू एंड मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होंगी। फिर उनके भी डिवीजन ऑफ पावर होगा। डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का क्या होगा? विभाजन। तो ये विभाजन कौन करेगा, डिवीजन कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन डिवीजन कर रहा है पावर्स का, क्या एमंग द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए? रिटन होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब जो डिवीजन ऑफ पावर हुआ है, जो शक्तियों का विभाजन हुआ है, किसके बीच? सरकार की इकाइयों के बीच, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच। तो अगर इसमें कोई डिस्प्यूट आता है कि कौन सा पावर किसके पास है, तो उसके लिए क्या चाहिए? इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एंड फिर बाई कैमरल लेजिस्लेचर, क्योंकि स्टेट्स को भी रिप्रेजेंटेटिव क्या है, रिप्रेजेंटेशन देना है, प्रतिनिधित्व। तो फीचर ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद की विशेषताएं क्या क्या हुई? संघवाद की विशेषता हुई कि रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टू एंड मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, एंड डिवीजन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड बाई कैमरल लेजिस्लेचर। मतलब लिखित और कठोर संविधान होना चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए। फिर दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होनी चाहिए, उनके बीच शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय विधानमंडल। क्लियर बात इतनी? अब है कि संघवाद अगर फेडरलिज्म है, तो फेडरलिज्म को रिस्पॉन्स, कोई कंट्री फेडरलिज्म को क्यों अपनाएगा? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या होंगे? कि जिस कंट्री में डाइवर्सिटी होगी, जिस कंट्री में विविधता होगी, वही कंट्री क्या करेगी? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करेगी। तो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, कौन सी डाइवर्सिटी है? ज्योग्राफिकली भी है एंड कल्चरल, भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता। इसलिए हमने अभी, अगर आप समझो कि किसी देश में अगर विविधता है, डाइवर्सिटी है, तो वो कंट्री फेडरलिज्म को क्यों अपनाएगी? फेडरलिज्म क्या करता है डाइवर्सिटी के साथ? हाँ, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कि एकोमोडेशन करता है किस चीज का? रीजनल डाइवर्सिटी का, जो क्षेत्रीय विविधता होती है उसका सामंजस्य करता है, और उससे क्या इंश्योर होता है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित होती है। समझे बात? अभी है कि हमने समझ लिया कि संघवाद क्या है, तो हमने कहा कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो संघवाद जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरलिज्म लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, तो क्या पूरी दुनिया में संघ एक ही तरीके से बनता है? हमने कहा कि फॉर्मेशन मॉडल जो है वो फेडरलिज्म के, वो दो हो सकते हैं। कौन कौन से? कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। तो कमिंग टुगेदर मॉडल जो है, एक साथ आने की जो मॉडल है, वो कहाँ अपनाया गया है? यूएसए में। और होल्डिंग टुगेदर क्यों अपनाया गया है, वो हमने कल बात समझी थी। तो कमिंग टुगेदर मॉडल में क्या होता है? कौन पावरफुल होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल नहीं होती है। होल्डिंग टुगेदर में कौन होता है? जो कमिंग टुगेदर मॉडल से फेडरलिज्म बनेगा उसको क्या बोलोगे? फेडरल। और जो होल्डिंग टुगेदर से बनेगा उसको यूनियन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल ये डिक्लेयर, हाँ, आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिक्लेयर करता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब आर्टिकल 1 ये बता रहा है कि हम एक तो फेडरल हैं, लेकिन फेडरल में भी अमेरिकन फेडरल नहीं है। कौन से फेडरल है? यूनियन है, जो कि कनाडा से हमने अडॉप्ट किया है। हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 1 में केवल यूनियन लिख देने से बहुत बातें अपने आप क्लियर हो गई हैं। और वो बातें कहाँ, किसने बताई हमें? एनसीईआरटी ने। संविधान में कहीं नहीं लिखा ये सब। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में केवल यूनियन लिख दिया बस। अब बाकी वो कह रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ के समझो कि यूनियन का मतलब क्या है। यूनियन का मतलब हमने ये समझा। और हमने होल्डिंग टुगेदर मॉडल क्यों अपनाया? क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम्स थी वो कुछ अलग थी। इतनी बात क्लियर हुई थी? बात ये क्लियर था चैप्टर 1, मतलब चैप्टर 1 का ये पार्ट 1। अभी हमें लिखना है कि भारत को संघ बनाने वाली कौन कौन सी बातें हैं जो भारत को एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाती हैं। सेकंड पॉइंट में आ जाओ, लिखो। बताओ वो कौन कौन सी बातें हैं आप लोगों की नजरों में, दृष्टिकोण में, अप्रोच में, जो भारत को क्या बना रहे हैं? एक संघ बनाते हैं। बताओ क्या क्या लिखोगे इसमें? कुछ आइडिया है दिमाग में? अगर हम कहें कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जो फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म हैं, उन्हीं बातों को हम लिखें, और अगर ये देखें कि क्या वो फीचर्स इंडिया में पाए जाते हैं, और अगर वो पाए जाते होंगे तो इंडिया क्या होगा एक, और नहीं पाए जाते होंगे तो सबसे पहली हम बात ये लिख लेते हैं, जो सबसे
जरूरी फीचर है फेडरलिज्म का वो क्या है? टू, हाँ लिखो ये वाला पहला फीचर लिखो, टू एंड मोर देन टू लेवल ऑफ, मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दो या दो से अधिक स्तर की, दो से अधिक स्तर की सरकार है, सरकार है। तो ये बेसिक फीचर है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, क्लियर? तो क्या भारत में टू एंड मोर देन टू लेवल्स, लेवल्स पाए जाते हैं, अधिक स्तर पाए जाते हैं सरकारों के? तो कितने स्तर पाए जाते हैं? तीन पाए जाते हैं, केंद्र सरकार, हाँ केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। वहीं लिख लो ऐसे बना के, स्थानीय सरकार है, ठीक है। अब बोलो, अब ये बताओ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा प्रोविजन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बताता है हमें? आर्टिकल 1 सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बताता है। और बताओ कौन सा प्रोविजन है, कौन सा पार्ट है, कौन से आर्टिकल्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बता रहे हैं? तो हाँ, तो हम क्या कहेंगे? पार्ट, पढ़ चुके हो, पार्ट 5, बहुत ठीक है, ठीक है, पार्ट 5। और पार्ट 5 में आर्टिकल कहां से पार्ट 5 शुरू होता है? आर्टिकल 52 से शुरू होता है और कहां तक चलता है? 151 तक, राइट। पार्ट 5 शुरू होता है आर्टिकल 52 से और चलता है 151 तक। लिख लो कि पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 52 से 151 ये बता रहे हैं कि भारत में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होगी, सेंट्रल लेजिस्लेचर होगी एंड सेंट्रल जुडिशरी होगी। समझे बात को? यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर एंड यूनियन जुडिशरी। याद है 52 से लेके 78 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव थी, ठीक ही नहीं थी? और 79 से लेके 123 तक क्या था? यूनियन लेजिस्लेचर था। और 124 से लेके क्या था? 147 तक जुडिशरी। और 148 से लेके 151 तक क्या था, जो कि आपने नहीं पढ़ा इंग्लिश मीडियम में, हिंदी में पढ़ा लिया है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। ठीक है, क्लियर बात? अब है राज्य सरकारें। राज्य सरकारें कहां से पता चलती हैं? हाँ, पार्ट 6 में ये दी गई हैं। और आर्टिकल 152 से शुरू होगा, कहां तक? 237, 237 लिख लो। राज्य सरकार है, हाँ। हम्म, याद है इसमें 152 से लेके 152 में जनरल डेफिनेशन पढ़ा है ना हिंदी में, इंग्लिश वालों को नहीं, आप लोगों ने इन्हें पढ़ा दिया मैंने। 152 में जनरल डेफिनेशन थी ऑफ द स्टेट। 153 से लेके 162 तक क्या था? स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में दिया गया है। कहां से? 153 से लेके 162 तक। 163 से लेके 167 तक क्या दिया गया है? नहीं पता है, भूल गए? ऐसे कैसे काम चलेगा, समझ लो इधर। देखो ये है पार्ट 6। पार्ट 6 में क्या क्या दिया है बोलो? स्टेट के बारे में दिया है, स्टेट्स। इसमें है स्टेट एग्जीक्यूटिव, क्या है? स्टेट। ये है स्टेट लेजिस्लेचर, और क्या है? स्टेट जुडिशरी। स्टेट एग्जीक्यूटिव देखो, आर्टिकल 152 में है जनरल डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, राज्य की सामान्य सी परिभाषा दी है इन्होंने, ठीक है। 153 से शुरू होता है, 162 तक कौन चलता है? ये है गवर्नर, ठीक है। 163 से लेके 167 तक कौन चलता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड सीएम। यहाँ 165 में कौन आ जाता है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, बताया था। फिर 168 से शुरू होता है 213 तक क्या चलता है? लेजिस्लेचर। यहाँ 214 से शुरू हो जाता है कौन? हाई कोर्ट। और ये चलता है 233 तक, ठीक है, 32। और 233 से लेके यहाँ 37 तक चलता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। आप इतना मत लिखो, यहाँ इतना ही लिख लो, ठीक है। पढ़ा दिया है हिंदी वालों को, रिवीजन नहीं कर रहा। पार्ट 6 152 से लेके 237 तक क्या है? तो पार्ट 5 किसको डील कर रहा है? यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट को। पार्ट 6 किसको बता रहा है? स्टेट। अभी ये लोकल गवर्नमेंट को कौन बता रहा है? पार्ट 9 एंड पार्ट 9A। पार्ट 9 बताता है किसको? ग्राम पंचायत को, ग्राम पंचायत। और पार्ट 9A किसको बताता है?
हाँ, नगर पंचायत को लिख लो। अब देखो, मान लो कभी मेंस में सवाल लिखने आया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बताओ जो भारत को, या मान लो यही सवाल आ गया कि व्हाट मेक्स इंडिया एज अ फेडरल कंट्री, डिस्कस। तो इसमें समझ रहे हो क्या लिखना पड़ेगा? अगर आप लिख रहे हो टू एंड मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, तो आर्टिकल्स के साथ आपको उसको बताना पड़ेगा कि ये आर्टिकल्स जो है ये डिफाइन कर रहे हैं कि भारत में टू एंड मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। समझे बात? तो पहला गवर्नमेंट का लेवल क्या है? यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पार्ट 5 डील कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। स्टेट गवर्नमेंट को कौन सा पार्ट डील कर रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? पार्ट 6 डील कर रहा है। और लोकल लेवल को, लोकल गवर्नमेंट को कौन डील कर रहा है? पार्ट 9 एंड पार्ट 9A। पार्ट 9 में क्या लिखा है? ग्राम पंचायत। पार्ट 9A में क्या लिखा है? क्लियर बात? पहले देखो, समझो, पहले हमने थ्योरी बताई, ये थ्योरी प्रिंसिपल है ये, और इसको फिर हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से प्रूव कर दिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो या दो से अधिक के इस तरह की सरकारों की बात की गई है। समझे बात को? ऐसे आंसर लिखना पड़ता है। थ्योरी को प्रूव करना होता है किससे? फैक्ट से, आर्टिकल्स से। क्लियर? अब दूसरा बोलो क्या है इसका? टू एंड मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, तो इनके बीच क्या होना चाहिए? हाँ, डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। अब बोलो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो कौन से आर्टिकल्स हैं जो डिवीजन ऑफ पावर करते हैं? याद है कुछ? शक्तियों के विभाजन की बात कौन से आर्टिकल करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? कौन सी प्रोविजंस करेंगे डिवीजन ऑफ पावर्स की बात, शक्तियों के विभाजन को? नहीं पता? आर्टिकल नहीं, देखो इसमें लिख लो, चलो नहीं पता है कोई बात नहीं। डिवीजन ऑफ पावर की बात जो है ये की जा रही है, सबसे पहले लिखो 7th शेड्यूल में, 7वीं अनुसूची में लिखो, 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची। दूसरा पॉइंट लिख लो, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन कहां किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 7th शेड्यूल में। अब 7th शेड्यूल में क्या दिया है? कितनी शेड्यूल है? 12, 12 अनुसूचियां हैं। तो क्या है वो शेड्यूल? पहली शेड्यूल क्या कहती है? यूनियन एंड इट्स, भारत और उसके जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका नाम कहां लिखा गया है? पहली शेड्यूल में लिखा गया। जैसे भारत में कितने राज्य हैं अभी? 28। कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? उनके नाम कहां लिखे हैं? आर्टिकल शेड्यूल 1 में लिखे हैं, राइट। अब शेड्यूल 2 क्या कहती है? सैलरी एंड किसके, जो ऑफिसर्स हैं, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, इनके अलाउंस। शेड्यूल 3 में क्या लिखा है? ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द वेरियस ऑफिसर्स। शेड्यूल 4 में क्या लिखा है? एलोकेशन ऑफ द सीट्स ऑफ राज्यसभा टू द स्टेट्स। राज्यों को राज्यसभा की कितनी सीटें मिलनी है, ये कहां लिखा है? शेड्यूल 4 में लिखा है। शेड्यूल 5 में क्या लिखा है? अनुसूची 5 में क्या लिखा है? SC ST नहीं, केवल शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन कैसे राष्ट्रपति चलाएगा उसके बारे में लिखा है। शेड्यूल 6 में क्या लिखा है? आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, 4 स्टेट्स को छोड़कर, 4 स्टेट यहां लिखे हैं, बाकी स्टेट का चलेगा, वो कैसे चलेगा? 5 शेड्यूल के, ठीक है। शेड्यूल 6 हो गया। देखो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6, 5th और 6th का जो है सब्जेक्ट मैटर एक जैसा है। ट्राइबल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे प्रेसिडेंट चलाएगा। डिफरेंस केवल इतना है कि शेड्यूल 6 में स्पेशली 4 स्टेट मेंशन किए गए हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। इनको छोड़ के जो स्टेट्स में अगर कहीं ट्राइबल एरियाज हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग। 6 में जो है वो 4 स्टेट्स का नाम मेंशन किया गया है स्पेशली। अभी शेड्यूल 6 में क्या है? 7 में क्या है? 7 में क्या है? ये 7वीं अनुसूची में है, लिस्ट दी गई है। देखो ये है 7 शेड्यूल है, ये क्या है? इस शेड्यूल में दी गई है लिस्ट, 3 लिस्ट दी गई है। कितनी? हाँ, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट। लिख लो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं। पूरा संविधान पढ़ने के बाद लोगों को अनुसूची और सूची में नहीं फर्क पता होता है। ये कहां बताया जा सकता है? केवल 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और संघ सूची में कुछ सब्जेक्ट हैं,
स्टेट लिस्ट में 98 भी लिखे हैं, कहीं कहीं 97 98। स्टेट लिस्ट में भी कुछ सब्जेक्ट हैं और कंकरेंट लिस्ट में भी कुछ सब्जेक्ट है। तो संघ सूची पर, जो संघ सूची यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर कौन कानून बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट है उन पर कौन बनाएगा? मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7वें शेड्यूल में, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में क्लियरली डिवीजन कर दिया है पावर का कि इन इन सब्जेक्ट्स पर कौन कानून बना सकता है। यूनियन लिस्ट में जो लिखे हैं उन पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, स्टेट लिस्ट पे जो लिखे हैं उन पर राज्य सरकारें बनाएगी, करेंट पर दोनों ही बना सकते हैं। तो ये डिवीजन ऑफ पावर है। क्या है? आगे किसको किस विषय पर कानून बनाने का। जैसे मान लो आपसे कहें फॉरेन रिलेशन, विदेशी संबंध एक सब्जेक्ट है, फॉरेन रिलेशन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? क्योंकि फॉरेन रिलेशन कहां लिखा हुआ है? यूनियन लिस्ट में लिखा है। जैसे ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायतों से रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? स्टेट, क्योंकि ग्राम पंचायतें राज्य सूची का सब्जेक्ट है। यहां समझे बात? जिस लिस्ट में जिसका लिख दिया गया है वो उस पर ही कानून, मतलब बिल्कुल क्लासिफाइड तरीके से। क्या है? डिवीजन ऑफ पावर्स। किसको किस किस सब्जेक्ट पर पावर है ये कहां लिखा है? हाँ। इसके अलावा पार्ट 11 एंड 12 में भी डिवीजन ऑफ पावर किया गया है, लिख लो। डिवीजन ऑफ पावर जो है पार्ट 11 एंड 12 में भी है, भाग 11 और 12 में। फेडरलिज्म अभी पढ़ोगे इसको, फेडरलिज्म को, ठीक है। चलो अगला फीचर बताओ फेडरलिज्म का। एक हो गया 2 एंड मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया में है। डिवीजन ऑफ पावर्स इंडिया में है। अगला क्या फीचर था? हाँ, रिटन, लिख लो, लिखित और कठोर संविधान। अब बोलो ये कौन सा आर्टिकल बता रहा है कि हम लोग लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है? अरे इसमें क्या बताना है, वो तो लिखा हुआ है ही, डॉक्यूमेंटेशन है ही हमारे पास। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कहां लिखा? ये लिखा है, ये कहां लिखा है? हाँ, ये लिखा है आर्टिकल 368 में। 368 में क्या है? संशोधन की प्रक्रिया। हाँ, अमेंडमेंट प्रोसीजर है, लिख लो, संशोधन की प्रक्रिया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहां दिया गया है। प्रोसेस एंड पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और बोलो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे होगा? 2 तरीके से, स्पेशल मेजॉरिटी विशेष बहुमत से, और स्पेशल मेजॉरिटी हाँ प्लस रेटिफिकेशन बाय द हाफ ऑफ द असेंबली ऑफ द स्टेट। लिख लो विशेष बहुमत। यहां है विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन। अब आप लोग कह रहे हो सिंपल मेजोरिटी कहां गया? ठीक है, वैसे 3 होते हैं ना, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल। आर्टिकल 361 में सिंपल मेजोरिटी नहीं है, वो तो अलग लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि ये संशोधन करने की प्रक्रिया कठोर है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है संशोधन करने की प्रक्रिया कैसी है? कठोर है। चलो, केवल कठोर नहीं बोला जाता है ना, कठोर और लचीले का मिश्रण बोला जाता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उन संदर्भों में कठोर पद्धति को अपनाया गया है, जो बहुत आसान सी चीजें हैं उनमें लचीले को अपनाया गया। ठीक है, तो बोलो अच्छा बताओ, ये फेडरलिज्म का एक फीचर है। तो ये क्लियर हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है अपना। अभी बोलो अगला फीचर क्या है? हाँ लिख लो, संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा बोलो वो कौन सी बातें हैं जो सुप्रीमेसी बना रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन को? सुप्रीमेसी
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो कौन से प्रोविजंस हैं जो ये बता रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है? हाँ, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से करते हैं ड्राइव पावर? कॉन्स्टिट्यूशन से। और रूल ऑफ लॉ है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ये सब बातें क्या बताने कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में। ठीक है, अगर ये सवाल भी आपसे मान लो पूछा जाए मेंस में कि कैसे डिफाइन करोगे कि इंडिया में सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की सर्वोच्चता है, तो क्या कहोगे? और बताओ, और क्या कहोगे? बेसिक स्ट्रक्चर है, और क्या कहोगे? ठीक है, एक ही बात को सब रिपीट कर रहे हो। और बताओ, और क्या कहोगे? अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है, टिप्पणी करिए, या भारत में संविधान की सर्वोच्चता के प्रावधान भारतीय संविधान में ही है, कैसे बताओ? तो कैसे बताओगे कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? हम्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट है ना। देखो हाँ, ये सब बातें लिखनी पड़ेंगी हमें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की भी बात की गई है, रूल ऑफ लॉ, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, ये सब बातें लिखनी पड़ेंगी जो पढ़ चुके हो अभी तक। मैं कह रहा हूँ देखो, सवाल दो तरह के हो सकते हैं, एक फैक्चुअल सवाल हो सकता है और एक कंसेप्ट बेस्ड सवाल हो सकता है। इस टाइप के सवाल जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल होते हैं, इनको लिखना कंपेरेटिवली फैक्चुअल सवाल लिखने से मुश्किल होता है। जैसे मान लो आपसे पूछ ले कि पार्लियामेंट्री कमेटी का स्ट्रक्चर बताओ, बेसिक सा सवाल है, आराम से लिख दोगे। ठीक है, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द लोकसभा स्पीकर बताओ, आसान। अभी वो कह रहा है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बताते हैं, तो ये टफ बात हो गई, क्योंकि ये सवाल कहीं लिखे हुए नहीं मिलते हैं। ये कहाँ लिखे हुए हैं? एनसीईआरटी के कंसेप्ट में है ये, और ये बात करते करते आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। अभी आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बताना पड़ेगा, समझे? तो बोलो, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कि हमारे यहाँ क्या है? हाँ लिख लो, यही लिख लो, इसको क्लियर हो जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधानवाद है, संविधानवाद। संविधान की सर्वोच्चता का मतलब क्या है, लिख लो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। और क्या है? लिमिटेड गवर्नमेंट है, लिख लो, सीमित सरकार है, लिमिटेड गवर्नमेंट। हाँ, नहीं, ये होने से ये होगा, लिख लो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद, लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित सरकार। ठीक है, उसके बाद लिख लो, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट ड्राइव देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार के अंग अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट ड्राइव देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार के अंग अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। चलो, अब बोलो, अगला फीचर क्या है फेडरलिज्म का? इंडिपेंडेंट, लिख लो, स्वतंत्र न्यायपालिका। अच्छा, पहले तो लिख लो, नया फीचर लिखो अगला, स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। पहले तो ये बताओ कि एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों चाहिए? हाँ, एक संघीय सरकार में स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों होनी चाहिए? जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, अगर उसमें कोई कन्फ्लिक्ट, कोई डिस्प्यूट आता है, ठीक है, मान लो कि कल के दिन सेंट्रल गवर्नमेंट कहने लगती है कि पंचायत अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके सेंट्रल गवर्नमेंट, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन करना किसका पावर है, संसद का या राज्य की विधान? संसद का। केवल मान लो कि कल के दिन संसद ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और ग्राम पंचायत को स्टेट लिस्ट से उठा के कहां डाल दिया? सेंट्रल लिस्ट में डाल दिया, यूनियन लिस्ट में डाल दिया। तो अब इसको, इस डिस्प्यूट हो गया ना, स्टेट्स बोलेंगे कि आपने हमारे पावर को कम कर दिया, तो ये इस डिस्प्यूट को, इस कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कौन करेगा? एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। अगर कोई, जैसे इसको क्या बोलते हैं, जब हमने जुडिशरी पढ़ा था तो इसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक मूल अधिकार या क्षेत्राधिकार बोला था कि अगर केंद्र और राज्यों के बीच कभी कोई विवाद उत्पन्न होता है, कोई कन्फ्लिक्ट, कोई डिस्प्यूट आ रहा है, तो उसको कहां लेके जा सकते हो? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 131 इसकी बात करता है। ठीक है, तो पहले तो हमने ये समझा कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है, स्वतंत्र न्यायपालिका, एक संघ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए क्यों जरूरी है। अब आपसे सवाल यह है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी किसे कहते हैं? सब पढ़ चुके हो, जो एनसीईआरटी के लिए आए हैं उन्हें छोड़ के बाकी पढ़ चुके हैं। बोलो, क्या है मीनिंग, क्या है इंडिपेंडेंट जुडिशरी की? नहीं भूल गए? हिंदी वाले स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ है, नहीं पढ़ाया?
ठीक है, कौन इंटरफेयर नहीं कर सकता? सरकार के अन्य अंग, न्यायपालिका। सरकार के अन्य अंग मतलब कितने अंग? तीन ही है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जब विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और न्यायपालिका का स्वतंत्र तरीके से कार्य करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जब न्यायाधीश बिना किसी फियर के, बिना किसी डर के काम करते हैं तो उसको भी क्या बोलते हो? ठीक है, तो वो कौन कौन से, अब देखो समझो पहले बात को, वो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन, देखो क्या क्या कैसे समझा करो चीजों को। पहले तो ये कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों चाहिए, क्लियर बात। फिर है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहते किसे हैं, तो हमने कहा कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए इसलिए चाहिए, संघीय व्यवस्था के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका इसलिए चाहिए कि अगर केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद संघर्ष आता है तो उसको कौन सुलझाएगा? स्वतंत्र न्यायपालिका। अब एक स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं? हमने कहा कि जब न्यायपालिका के कार्यों में, उसके फंक्शनिंग में अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करते हैं, सरकार के अन्य अंग क्या हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? स्वतंत्र न्यायपालिका बोला जाता है। अब है कि वो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी को इनिश्योर करते हैं, बोलो कौन कौन सी बातें हैं जिससे ये डिसाइड होगा कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है या नहीं है? आर्टिकल 32 और क्या क्या, और ठीक है, वेतन मिलता है उससे डिसाइड होता है, और बोलो हटाने की प्रक्रिया है, और देखो अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया है, और ठीक है, ठीक है, वो तो मीनिंग हो गया। मैंने कहा वो बातें बताओ जिनसे जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो रही है, वो तो मीनिंग हो गई। जैसे सही कह रहे हैं आप लोग। सबसे पहले है कि अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है जो जजेज की, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में जो है कि इंटरफियर नहीं है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम करता है। फिर है रिमूवल प्रोसीजर ऑफ द जजेज, तो रिमूवल प्रोसीजर ऑफ जजेज की जो है वो टफ है, क्योंकि वो स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट जब उनके हटाने का रेजोल्यूशन पास होता है तब उन्हें हटा सकते हैं। ठीक है, टेन्योर फिक्स्ड होता है, 65 ईयर तक रह सकते हैं वो। ठीक है, और इनकी जो सैलरीज होती हैं, अलाउंसेज होते हैं ऑफ द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो चार्ज्ड होते हैं ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत की संचित निधि पर इनके वेतन और भत्ते भारित होते हैं। मतलब कि जब कोई व्यक्ति न्यायपालिका का न्यायाधीश है, जुडिशरी में काम कर रहा है, तो उसके वेतन और भत्तों को कम नहीं किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है लेकिन कम नहीं किया। और क्या है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर है कि अगर कोई आदमी उसकी बात को नहीं मान रहा है तो उसके लिए भी वो सजा उसको दे सकते। तो ये वाले प्रोविजंस क्या बना रहे हैं? इंडिपेंडेंट जुडिशरी बना रहे हैं। समझे पूरी बात को? अब बातों को मिलाना सीखो पॉलिटी में, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ चुके हो। तो बोलो स्वतंत्र न्यायपालिका कहां से पता चल रहा है कि स्वतंत्र न्यायपालिका है? हाँ, बहुत देखो, पार्ट 5 में ही ये दिया गया है। कहां दिया गया है? पार्ट 5 में आर्टिकल 1 to 4 से पता चल रहा है कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी अपॉइंटमेंट है, प्रोसीजर ऑफ द जजेस। लिख लो इतना छोटा सा, बस यही लिख लो इसमें। इंडिपेंडेंट जुडिशरी पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 124, यहां से पता चल रहा है कि हम स्वतंत्र न्यायपालिका है। भाग 5 और अनुच्छेद 124 बताते हैं कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। नेक्स्ट फीचर क्या है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का? बोलो, बाइक कैमरा लेजिस्लेचर है कि नहीं इंडिया में? अपने लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं? अगर यूनियन लेजिस्लेचर ही ले लें, मान लो, हाँ यूनियन लेजिस्लेचर को, ये है यूनियन संघीय विधायिका, इसको क्या बोलते हो? पार्लियामेंट बोलते हो। ठीक है, पार्लियामेंट में कितने हाउस हैं? लोकसभा और राज्यसभा। बोलो कौन से आर्टिकल से? पार्लियामेंट है आर्टिकल 79, राज्यसभा है आर्टिकल 80 और ये है आर्टिकल 81। तो आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81 ये बता रहे हैं कि इंडिया में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, द्विसदनीय विधानमंडल है। देखो, द्विसदनीय विधानमंडल विधायिका है, संसद, संसद में लोकसभा और राज्यसभा दो भाग हैं। तो अनुच्छेद 80 राज्यसभा को बता रहा है, अनुच्छेद 81 लोकसभा को बता रहा है। इससे पता चल रहा है कि भारत का संविधान कैसा बना रहा है? द्विसदनीय विधानमंडल बना रहा है। ठीक है, लोकसभा 81 है और राज्यसभा 80 है। अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से क्या लगा कि हम क्या हैं? एक फेडरल है, लेकिन फेडरल में भी क्या है? यूनियन है। इसका क्या मतलब है? होल्डिंग टुगेदर है। ठीक है, अभी ये बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी एक चीज और समझो कि इतनी बात समझ आई? अच्छा, अगर आपसे एक सवाल पूछा है कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, तो अभी उसका आंसर कर पाओगे? इतनी बात क्लियर है कि भारत को संघ बनाने वाली कौन कौन से प्रावधान है संवैधानिक, तो वो लिख पाओगे? ठीक है, अब समझो, मैंने कहा था कि दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। कितने? एक क्या होता है? फेडरल, और एक क्या होता है?
संघीय, संघात्मक या संघीय और एकात्मक। अभी देखो ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, क्लियर बात। संघ का मतलब क्या होता है, संघ में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबसे ऊपर क्या होगा, नहीं सबसे ऊपर क्या होगा, कौन सा ऐसी बात है जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंश्योर करेगी, और उससे भी ऊपर क्या, डिवीजन ऑफ पावर कहां से, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझना, देखो इस बात को समझो, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता, ये संविधान है, क्लियर बात। ये क्या हो गया, सुप्रीमेसी। अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, डिवीजन ऑफ पावर करेगा, क्या करेगा, डिवीजन ऑफ पावर्स, किसके बीच, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स गवर्नमेंट। ये केंद्र सरकार है और क्या है, राज्य सरकार, ठीक है। ये सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवीजन ऑफ पावर किया किसके बीच। ये किसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, फेडरल फॉर्म। यूनिटरी में कैसे बनेगा, मान लो कि यहां कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये भी मान लेते हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्लियर। अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, डिवीजन ऑफ पावर्स। यहां डिवीजन ऑफ पावर बिल्कुल नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन सीधे पावर किसको दे देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट पावर किसको देगी, स्टेट्स को। ये डिफरेंस है यूनिटरी में और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। क्या डिफरेंस लग रहा है, इसमें पावर किससे कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टेट्स आर सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टेट्स आर नॉट सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट स्टेट्स आर इक्वल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज स्टेट क्या करते हैं, रिसीव करते हैं पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। समझे, देखो एकात्मक शासन प्रणाली में राज्य जो है वो केंद्र सरकार के अधीनस्थ लग रहे हैं, क्योंकि राज्यों को शक्तियां कहां से प्राप्त हो रही हैं, केंद्र सरकार से, ना कि संविधान से। संघीय व्यवस्था में राज्य केंद्र के अधीन नहीं होते हैं, बल्कि स्वतंत्र और समकक्ष होते हैं, क्योंकि राज्य को शक्तियां और केंद्र को शक्तियां कहां से मिलती हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है, बनाओ ये स्ट्रक्चर एक, ठीक है। ज्यादा पावर है, अभी वही तो बताऊंगा, इसीलिए पहले ये बात बता रहा हूं कि क्या क्रिटिसिज्म है ऑफ द इंडियन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, ठीक है, लिख लो हिंदी वाले। संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच। यहाँ है संविधान है, शक्तियों का विभाजन नहीं होगा, संविधान केंद्र सरकार को शक्ति देगा और केंद्र सरकार किसको देंगे, राज्य सरकारों को देंगे। समझ आ रहा है, पहली बार आए हो तब कैसे आएगा, धैर्य बना के रखो, इतने लोगों को आ रहा है तो आपको भी आ ही जाएगा एक ना एक दिन। ये लोग भी बिल्कुल होशियार नहीं थे पहले, ठीक है थे क्या, वो कल हिंदी मीडियम में वो बच्चा था, उसने बहुत अच्छी बात कही, उसने कहा कि सर आपने प्रतिभा को प्रशिक्षण दिया है, क्या, मुझे दिमाग में छप गई उसकी बात, प्रतिभा को प्रशिक्षण ठीक है, तो कैसे कैसे शब्द याद कर लेते हैं ये। अर्थात ये कि वो कह रहा है कि हमारे पास नॉलेज था, आपने ट्रेनिंग हमें बहुत अच्छी दे दी पॉलिटी की। वो कह रहा है कि हमारे पास दिमाग तो था, लेकिन आपने जो है कि ट्रेनिंग कर, जैसे सचिन तेंदुलकर था, उसके पास क्रिकेट खेलने की क्या नॉलेज थी, लेकिन उसको ट्रेन किसने किया, उसके कोच ने। तो वो बता रहा है कि कोच का एक इंपोर्टेंस है। उसने कहा कि ठीक है हम दिमाग लगा के पढ़ने तो आए थे, लेकिन आपने क्या कर रहे हैं, आप उसमें ट्रेन, प्रतिभा को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ठीक है। कुल मिला के वो अपने आप को प्रतिभावान बोल रहा था कि वो मतलब पढ़ने में ठीक ठाक है। साइड में कुछ नहीं है वहां, ये संविधान है, संविधान से शक्तियां केंद्र सरकार को मिलेंगी, केंद्र सरकार से राज्यों को मिलेंगी। और देखो इस वाले में लिखोगे, इस वाले में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाले स्ट्रक्चर में लिखो, देखो स्टेट्स, इंग्लिश में लिखो पहले, स्टेट्स आर नॉट सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, states are not subordinate to the central government.
but they are independent and autonomous. They are independent and autonomous. देखो संघीय व्यवस्था में राज्य केंद्र के अधीन नहीं होते हैं। राज्य केंद्र के अधीन नहीं होते हैं, अपितु अधीन नहीं होते हैं, अपितु राज्य स्वतंत्र और समकक्ष होते हैं। स्वतंत्र और समकक्ष होते हैं बिकॉज स्टेट्स ड्राइव, बिकॉज, हाँ इंग्लिश में लिखो बिकॉज, उसी में लिखो जहां लिख रहे थे, बिकॉज स्टेट्स ड्राइव देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, लिख लो, बिकॉज स्टेट्स ड्राइव देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि राज्य अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। अब लिखो यूनिटरी वाले में, स्टेट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्य केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, क्योंकि राज्यों को शक्तियां केंद्र से प्राप्त होती हैं। स्टेट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकॉज स्टेट्स ड्राइव देयर पावर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि राज्यों को शक्तियां केंद्र सरकार से प्राप्त होती हैं। अच्छा बोलो, डिवीजन ऑफ पावर कैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर होगा? क्या यूनिटरी का होगा? नहीं होगा। ठीक है, अभी ये वाला भी हो गया, तो बात समझ आएगी कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो हमें क्या बना रहे हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना रहे हैं। ठीक है, अभी एक चीज और है कि हमें ये तो पता चल गया कि हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन क्या हम अमेरिकन मॉडल पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? हम किस मॉडल पर है? हमारे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखो, समझो कि थ्योरेटिकली, सैद्धांतिक रूप से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शक्ति दोनों के पास बराबर होनी चाहिए या इसके पास ज्यादा होनी चाहिए, यही कह रहा है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन हमारे यहां सिस्टम थोड़ा सा उल्टा है। क्या है कि हमारे यहां सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी सवाल यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल क्यों है? क्योंकि होल्डिंग टुगेदर है। होल्डिंग टुगेदर क्यों है? इसलिए जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उन्होंने कहा है कि इंडियन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट रियल फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कह रहे हैं कि भारत की संघीय व्यवस्था वास्तविक संघीय व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडियन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक क्वासी फेडरल है। कैसा? अर्ध संघ है। कहा उसमें संघ की भी विशेषताएं पाई जाती हैं और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की भी विशेष। आपने नाम सुना होगा डीडी बसु का। उन्होंने कहा कि द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज फेडरल बट द सोल ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज यूनिटरी। समझ रहे हो? कह रहे हैं कि शारीरिक रूप से, ढांचागत रूप से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था संघीय दिखाई पड़ती है, लेकिन जब हम अंदर झांक के देखते हैं तो उसकी आत्मा कैसी है? एकात्मक है। कह रहे हैं कि भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो मिक्सचर है किसका? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। तो सवाल ये है आप लोगों से कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने आखिर यूनिटरी प्रोविजंस को क्यों रखा, या फिर एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों रखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? खुद के मतलब कि ये कह सकते हैं कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को इंश्योर करने के लिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावरफुल, देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए हमने किसको ज्यादा पावरफुल बनाया? ये बातें अभी नहीं, ये बातें पढ़ेंगे जब आप फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ेंगे एडवांस लेवल पर। अभी आपकी इंफॉर्मेशन ज्यादा हो। इतनी बात क्लियर है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों अपनाया जाता है, और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। इतनी बातें क्लियर थी। फिर हमने समझा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो हमें क्या बना रहे हैं? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना रहे हैं। और हमने डिफरेंस देखा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इतनी बात क्लियर है। अब थर्ड पॉइंट पर चलो। तीसरा जो पॉइंट था हमारा क्या था?
लिख लो, संसद कैसे, संघीय व्यवस्था कैसे काम करती है। हाँ, संघवाद या संघीय व्यवस्था एक ही बात है। तो लिखो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी, constitutional provisions are necessary for the success of federalism, success of federalism। संघीय व्यवस्था की सफलता के लिए, सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, संघीय व्यवस्था की सफलता के लिए संवैधानिक प्रावधान होना आवश्यक है। संघीय व्यवस्था की सफलता के लिए संवैधानिक प्रावधान होना आवश्यक है। बट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, कॉमा, respect for diversity and desire for living together, more important। लेकिन संघवाद की भावना, कॉमा, विविधता के लिए सम्मान तथा एक साथ रहने का विचार अधिक महत्वपूर्ण है। एक साथ रहने का विचार अधिक महत्वपूर्ण। क्या समझ आई ये वाली बात? क्या लिखा ये एनसीईआरटी ने, क्या कहा ये बताओ। कह रहे हैं कि हमने, देखो अभी जो सेकंड पॉइंट था हमारा, उसमें हमने क्या बात करी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द इंडियन फेडरलिज्म, भारतीय संघीय व्यवस्था के लिए संवैधानिक प्रावधान। लेकिन अब वो कह रहा है कि संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ठीक है, जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी क्या है कि लोग क्या सोच रहे हैं उस बारे में। क्या अगर किसी कंट्री में डाइवर्सिटी है तो क्या लोग एक साथ रहना पसंद कर रहे हैं? और अगर एक साथ रहना पसंद कर रहे हैं तो क्या वो एक दूसरे की डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो कह रहे हैं ये चीजें ज्यादा डिपेंड करती हैं किसके सक्सेस के लिए। क्या इंडिया में हम लोग एक दूसरे की डाइवर्सिटी का सम्मान करते हैं? अच्छा, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए अगर करते हैं तो। थोड़े बहुत हर जगह होते हैं, हमेशा रहेंगे, लेकिन फेडरलिज्म एक तरीका है उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन का। जैसे सबसे पहले जो प्रॉब्लम आई हमारे यहाँ, वो आई, एक छोटा सा पॉइंट बनाओ, डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट्स, भाषाई आधार पर राज्यों की मांग। डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट्स, भाषाई आधार पर राज्यों की मांग। सबसे पहले ये प्रॉब्लम देखने हमें मिली, और ये प्रॉब्लम कब मिली देखने के लिए? जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, और हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। क्योंकि मैंने पढ़ाया होगा आप लोगों को रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का पुनर्गठन जब पढ़ा रहा हूंगा, तो उसमें ये बात बताई थी कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए उससे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या डिमांड कर रही है अंग्रेजों से कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। भारत के जो राज्य हैं उनका पुनर्गठन किस आधार पर होना चाहिए? भाषा के आधार पर। जब भारत आजाद हो गया और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गवर्नमेंट बना ली, तो ये डिमांड तो हमेशा से चली आ रही थी। तो स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की सरकार में ही कुछ कांग्रेसी लीडर्स ने कहा कि क्या करो, आप जो हम लोग जो डिमांड कर रहे थे लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट का फॉर्मेशन, वो करो। कांग्रेस ने कहा ये पॉसिबल अभी नहीं है, और कांग्रेस ने कुछ कमीशन स्टैब्लिश करे। कौन कौन से कमीशन स्टैब्लिश करे? एक जेबीपी था, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी था। उनसे पहले एक और कमेटी थी, दर कमेटी, DHAR और DAR बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इनसे पूछा गया कि क्या रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए? तो इन लोगों ने मना कर दिया। लेकिन ये मूवमेंट जो है वो कहां तेज होने लगा? मद्रास में। और मद्रास में किसकी डिमांड हो रही है? आंध्र प्रदेश को अलग स्टेट बनाने की बात हो रही है। किस लैंग्वेज के बेसिस पर? तेलुगु। मद्रास में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल या मलयालम?
तमिल से किसको अलग कर रहे हैं? मलयालम कहाँ बोलते हैं? केरला में। तमिल से किसको अलग होने की बात हो रही है? तेलुगु। तेलुगु लैंग्वेज के बेसिस पर क्या बनाना है उन्हें? आंध्र प्रदेश बनाना। और एक आदमी थे, कौन? श्री रामुल्लू पोट्टी, श्री रामुल्लू पोट्टी, POTTI, पोट्टी श्री रामुल्लू। और इन्होंने क्या किया? ये भूख हड़ताल पे गए। कितने दिन की? 56 दिन की भूख हड़ताल पर रहे। और ये क्या हो गए? भूखे रहते रहते ये मर गए। जैसे ही ये मरे, आंध्र प्रदेश अभी तक अलग नहीं हुआ, डिमांड हो रही है आंध्र प्रदेश में, या आंध्र प्रदेश की डिमांड की मांग जो है थोड़ी सी कैसी हो गई? हिंसात्मक हो गई। और फिर भारत सरकार को क्या करना पड़ा? 1953 में क्या बनाना पड़ा? आंध्र प्रदेश। किस लैंग्वेज पर? आंध्र प्रदेश लैंग्वेज के बेसिस पर इंडिया में बनने वाला पहला राज्य था। किस लैंग्वेज के बेसिस पर? तेलुगु लैंग्वेज के बेसिस पर। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि अभी हमें फिर से एक कमीशन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, और उसको कहा उन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग। और उसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। और उसमें 2 लोग थे, हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिक्कर, 2 मेंबर थे। ये सब सवाल जो है आ चुके गए सवाल हैं, और आपको लिखाए जा चुकी बातें हैं। अब आपको ऐसे ही याद होनी चाहिए जैसे कि मुझे है। तब तो कोई बात हुई। अभी आप लोग कह रहे थे सर कंपटीशन है आपसे। नहीं है मुझसे आप लोगों का कंपटीशन। अभी ये 2-3 लोग मेरे पास खड़े थे, बोले सर आप भी एग्जाम देते हैं, आपसे हमारा कंपटीशन में नहीं है। अभी क्या हो? अभी बच्चे हो छोटे से, ठीक है, अभी बड़ा होना है। और केवल मुझे पॉलिटी नहीं आती है, ऐसे में और भी विषय ऐसे ही पढ़ा सकता हूँ, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा सकता हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं, मैं बता रहा हूँ यही बात कि आपको हर विषय ही ऐसे ऐसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो क्या हुआ? आंध्र प्रदेश और जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, राज्य पुनर्गठन आयोग बना, उन्होंने रिपोर्ट कब सबमिट करी अपनी? और उसी के बेसिस पर एक बना क्या? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। और उसके बेसिस पर हमने कुछ कुछ राज्य फिर बनाना शुरू करे। तो ये पहली डिमांड थी। अब बोलो, लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट के फॉर्मेशन की डिमांड कैसे फेडरलिज्म से कनेक्ट हो रही है? एकोमोडेशन हो रहा है। और इसमें यह भी प्रॉब्लम है कि ये डाइवर्सिटी है। लैंग्वेज एक आइडेंटिटी फैक्टर होता है। मैंने कल भी बात करी थी, भाषा क्या है? एक पहचान होती है। लोग कौन सी भाषा बोलते हैं उससे वो लोग जुड़े हुए रहते हैं। तो पहली जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है वो किस चीज की प्रॉब्लम आ रही है? लैंग्वेज के बेसिस पर क्या डिमांड हो रही है? स्टेट फॉर्मेशन की। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने अपनाया था, इसीलिए हमने क्या किया कि लैंग्वेज के बेसिस पर कुछ कुछ स्टेट्स का फॉर्मेशन दिया, बनाया, और उनसे कहा कि आप अपनी लैंग्वेज का क्या करो? प्रमोशन करो, उसका प्रोटेक्शन करो और उसको आगे बढ़ाओ। इस वजह से जो है कि ये सब भाषाएं जो है हमारे साथ, लैंग्वेज जो है हमारे साथ आज भी बनी हुई है। फिर हमने 8वीं अनुसूची किससे जुड़ी हुई है? 7वीं तक हमने पढ़ लिया था। 8वीं अनुसूची किससे? 8 शेड्यूल लैंग्वेज। उसमें लिख रखा है हमने कि लैंग्वेज को हम टाइम टाइम पे क्या उसमें ऐड करते रहते हैं। जैसे ही कोई किसी लिंग्विस्टिक ग्रुप के लोग जब डिमांड करते हैं कि हमारी लैंग्वेज को रिकॉग्निशन दो, हमारी भाषा को दो, तो हम क्या करते हैं? उसको 8 शेड्यूल में जोड़ देते हैं। तो यही फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर होता है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या करती है कि डाइवर्सिटी की तरफ से जो भी डिमांड आती है उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए मैकेनिज्म हमने बना रखा है। जैसे भोजपुरी अभी उसमें नहीं है। भोजपुरी वाले लोग कह रहे हैं कि हमें कहाँ डालो? हमें ले जाके 8 शेड्यूल में डालो। ठीक है, 8 शेड्यूल। अभी इस पे जब इसकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी तो उसको डाला जाएगा। ठीक है, क्या इंग्लिश है 8 शेड्यूल में? नहीं है। उर्दू है उसमें, ठीक है, उर्दू है, उर्दू है, इंग्लिश नहीं है, उर्दू है उसमें। ठीक है, बात समझ आई? तो पहली प्रॉब्लम, इसमें कुछ लिखेंगे नहीं, इस ऐसे बस हेडिंग्स बना लेंगे। बात समझ आई? भाषाई आधार पर राज्यों की। हाँ, नहीं, सवाल ये है, नहीं, अच्छा बोलो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर हमने स्टेट का फॉर्मेशन कर दिया तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? हम्म, या यूनिटी कमजोर हो रही है या स्ट्रांग हो रही है? नेशन क्या है? स्टेट ही तो नेशन है, राइट? अगर स्टेट ये फील कर रहा है कि हमें हमारी पहचान मिल गई है और भारत एक अच्छा देश है, तो स्टेट से ही तो भारत बन रहा है। अगर हम सब राज्यों को, स्टेट्स को अलग अलग कर दें तो भारत कहाँ है फिर? भारत स्टेट से ही तो। अगर हम किसी स्टेट्स को उसकी डिमांड, जैसे यूपीएससी ने सवाल पूछा है पीटी मींस में कि फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल स्टेट्स, छोटे राज्यों का निर्माण, क्या भारत के आर्थिक विकास और एकता अखंडता के लिए अच्छा है या बुरा है? अगर छोटे स्टेट का हम फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हमारे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से और यूनिटी और इंटीग्रिटी के पर्सपेक्टिव से अच्छा है या बुरा है? हम हिस्टोरिकली देखें तो अच्छा ही है,
क्योंकि हमने आंध्र प्रदेश को लिंग्विस्टिक बेसिस पर अलग किया, तो आंध्रा तेलुगु भाषा के लोग भारत के साथ जुड़े, राइट ना। हमने और स्टेट्स की मांग पूरी करी तो वो भी हमारे साथ जुड़े। उत्तराखंड को बनाया हमने, वहां छत्तीसगढ़ झारखंड को बनाया, तो वो लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, भारत के साथ कनेक्ट हुए हैं। देखो, एक है स्टेट फॉर्मेशन की डिमांड, एक है सेपरेशन की डिमांड। तो सेपरेशन की डिमांड यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन स्मॉल स्टेट्स के फॉर्मेशन की डिमांड जो है वो अच्छी होती है। सेपरेशन का मतलब है अलग सेपरेट कर देना उसको। जम्मू कश्मीर को हमने क्या किया, मिला। तो स्मॉल स्टेट बनाने या लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट बनाने से यूनिटी, एकता और अखंडता मजबूत होती, कमजोर नहीं होती। क्लियर। चलो अगला पॉइंट लिखो। ये सवाल आ चुका है यूपीएससी में, मेंस में सवाल, ये सब एनसीईआरटी वाली बातें हैं। अगला पॉइंट लिख लो, अब फिर से आंसर करो कि अगर भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, तो इससे देश मजबूत होगा या कमजोर होगा? मजबूत होगा। मान लो कुछ लोग कह रहे हैं, देखो केवल भाषा के लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। स्टेट के फॉर्मेशन की बातें बहुत सब तरीके, कल्चरल बेसिस पर हो सकती हैं, रेस के बेसिस पर होती हैं, ज्योग्राफिकल बेसिस पर होती है, इकोनॉमिक बेसिस पर भी हो सकती हैं। जैसे बुंदेलखंड, जैसे कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है, तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका, मेरठ वाला इलाका जो है बड़ा स्ट्रांग मजबूत है आर्थिक रूप से। जो हमारा इलाका है बुंदेलखंड, सदर्न जो यूपी है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश है, वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है और वो सूखा ग्रसित एरिया है। वहां चूंकि पठार है, प्लेट्यू है, तो वहां उतना अच्छा संसाधन नहीं है, पानी नहीं। तो ये लोग कहते हैं कि हमें अलग से स्टेट बनाओ। अब आप देखो कि उत्तर प्रदेश में ही चार चीजें देखो आप, जब आप वेस्टर्न यूपी जाते हो तो बड़ा पैसे वाले लोग दिखते हैं, जब आप ईस्टर्न यूपी जाते हो तो सब भोजपुरी बोलने वाले दिख जाते हैं, जैसे ही आप नॉर्दर्न यूपी जाते, उत्तरी तरफ जाते हैं तो सब कौन दिख जाते हैं? नेपाली टाइप के लोग सब, ठीक है। और जैसे दक्षिणी भारत उत्तर प्रदेश में आते हैं तो कौन दिख जाते हैं? सब, ठीक है। तो सबसे गरीब जो है वो कौन है? वो दक्षिणी उत्तर प्रदेश और पूर्वी ईस्टर्न और जो सदर्न यूपी है वहां के लोग गरीब हैं। तो ये लोग क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं पूर्वांचल बनाओ हमारे लिए। क्या बनाओ? ईस्टर्न यूपी वाले कह रहे हैं कि पूर्वांचल एक अलग स्टेट दे दो हमें, और सदर्न वाले क्या कह रहे हैं? बुंदेलखंड एक अलग स्टेट दो। अब सवाल ये है कि अगर हम स्टेट बना दें तो क्या इकोनॉमिकली वो लोग स्ट्रांग हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्योंकि अभी एक ही मुख्यमंत्री है, इतने बड़े यूपी को मैनेज कर रहे हैं, तो वो उन एरियाज के रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि स्टेट छोटा हो, वहां के लोगों में भी एक स्पिरिट आए कि हमें काम करना है अपने स्टेट के लिए, और वहां के मुख्यमंत्री हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो हो सकता है कि काम, और ऐसा हुआ भी है, समझे। तो ये अच्छा ही होगा कि हम क्या करें, छोटे छोटे स्टेट्स बना के उनको काम करें। क्लियर है इतनी बात? चलो सेकंड पॉइंट लिखो, इसमें लिखो लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी, भाषाई नीति। भाषाई नीति। अभी लैंग्वेज पॉलिसी क्या है देखो, अभी सवाल यह है कि भारत की भाषा क्या होनी चाहिए। क्या है भारत की, इंडिया की लैंग्वेज क्या है? वो तो अलग अलग राज्यों की है, भारत की भाषा क्या है? ऐसा कहने पे लोगों को गुस्सा आ सकता है। किसको गुस्सा आ सकता है? तमिल वालों को, तेलुगु वालों को, मलयालम, कन्नड़, ठीक है, मराठी। ऐसा नहीं है कि केवल सदन वालों, मराठी भी परेशान हो जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं, गुजराती भी, भाई सब लोग। अब तो फिर भारत की भाषा क्या हो, ये सवाल है। ये लैंग्वेज पॉलिसी है। जब भारत सरकार के सामने एक क्वेश्चन आया, सवाल आया कि भारत की लैंग्वेज क्या होगी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हिंदी होगी, लेकिन हिंदी के साथ हम क्या लेके चलेंगे? और उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी की किताबों में हिंदी कंपलसरी पेपर के रूप में पढ़ाया जाएगा। तो सदन वाले स्टेट्स ने क्या किया? बहुत ज्यादा, मतलब इतना बड़ा विरोध हुआ कि भारत सरकार ने कहा कि ठीक है, हम जो है कि त्रिभाषा फॉर्मूला ला रहे हैं। कैसा? 3 लैंग्वेज की बात करेंगे। किस किस की बात करेंगे? हिंदी की बात करेंगे, इंग्लिश की बात करेंगे, और एक रीजनल लैंग्वेज की बात करेंगे। कहा कि हर स्टेट अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज डिक्लेयर करे और बच्चों को 3 लैंग्वेज पढ़ाई जाए। कौन कौन सी? हिंदी पढ़ाई जाए, इंग्लिश पढ़ाई जाए, और ठीक है। तो ये इंडिया ने एक लैंग्वेज, अभी भी ये चैलेंज है। जैसे बीजेपी ने आते ही क्या कहा कि हम हिंदी को प्रमोट करेंगे। इस बात पर तमिलनाडु, कर्नाटक, मद्रास, ये सब जो केरल है, इन लोगों ने बड़ा अपोज किया इस बात को कि हिंदी हम बर्दाश्त नहीं कर। उन्हें हिंदी सच में नहीं आती है, वो हिंदी से अच्छा क्या बोल लेते हैं? हाँ, इंग्लिश बोल लेते हैं। हिंदी, भारत में सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाले लोग कौन है? सबसे ज्यादा है, लेकिन सब लोग नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हिंदी ही भारत की भाषा है। भारत क्या है? स्टेट्स है ना, तो सभी स्टेट्स की भाषा तो हिंदी नहीं कर सकते। हिंदी कहाँ, किन लोगों की भाषा है?
जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, ठीक है। इसीलिए सदन वाले क्या बोलते हैं, बीजेपी किसकी पार्टी है? साउथ इंडियंस बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, वो कांग्रेस को प्रॉपर वोट करते हैं या फिर सीपीआई को करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी को करते हैं, बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। क्योंकि बीजेपी जिस कल्चर को प्रमोट कर रही है वो कौन सा कल्चर है? क्योंकि बीजेपी कहते हैं कि मांस मछली मत खाओ, लेकिन सदन जो पंडित होता है वो सब क्या, बंगाली पंडित खाएगा बेचारा, भात और मांस के बिना उसका काम ही नहीं चलेगा। तो वो इन्हें बर्दाश्त नहीं करते, वो कहते हैं इनका जो ब्राह्मणवाद है, किसका, बीजेपी का, वो कौन सा ब्राह्मणवाद है, उत्तरी भारत वाला है, हमें नहीं चाहिए, इसलिए वोट नहीं देते हैं। फिलहाल अगला पॉइंट लिखो अब, चलो लिखो लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो इसमें, गठबंधन की राजनीति, कॉलिशन गवर्नमेंट। हाँ, गठबंधन की राजनीति, कॉलिशन गवर्नमेंट। देखो पॉलिटिक्स का भी इंपैक्ट होता है किस पर, फेडरलिज्म पर। किसका? अब समझो पॉलिटिक्स का कैसे इंपैक्ट है। अभी देखो पहली बार इलेक्शन कब हो रहे हैं, 1952 में हो रहे हैं, मान लो कब हो रहे हैं, 1952 में। इसको बोलते हैं फर्स्ट जनरल इलेक्शन, प्रथम आम चुनाव। ये चले 1957 तक। देखो 1952 से लेके कब तक, 1952 में जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, प्रथम आम चुनाव हो रहे हैं, तो कांग्रेस जीती। सेकंड जनरल इलेक्शन में कौन जीता, कांग्रेस जीती। फिर कांग्रेस जीती, फिर कांग्रेस जीती, एक बार कांग्रेस हारी, कब, 77 में। कौन हारी, कांग्रेस। और 77 के बाद जब 80 में चुनाव हो रहा है, फिर कांग्रेस जीती, फिर कांग्रेस जीती, फिर कांग्रेस जीती, फिर कांग्रेस जीती। कांग्रेस जीतती आ रही है, और कब तक, 1989। क्या हो रहा है, 1989 में बड़ा चैलेंज, एक चेंज हुआ, एक बड़ा बदलाव आया इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में। ये सब किताबों में नहीं, ये सब एनसीईआरटी में, ये समझो इस बात को। अभी इसलिए नहीं लिखा रहा हूं कि जब 11th 12th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें इसको बहुत डेप्थ में समझा है, अभी केवल बस बातें समझो। 1989 में क्या हुआ, बीजेपी कब बन गई, यहां से चैलेंज मिल रहा है कांग्रेस को। बीजेपी का मतलब था भारतीय जनता पार्टी, बहुत नई पार्टी है ये, और इसने सबसे जल्दी अगर प्रोग्रेस करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है तो कौन सी है, बीजेपी है ये। और आफ्टर 1980 बीजेपी ने अपना काम करना शुरू किया, और कौन सा काम, रिलीजियस पॉलिटिक्स। कोई दिक्कत नहीं है बोलने में, बिल्कुल किया इन्होंने। क्या किया, धर्म की राजनीति बीजेपी ने करी। हाँ, आम आदमी पार्टी नहीं, वो तो बहुत बात की बात है, हम तो 80s की बात कर रहे हैं, विद नेशनल लेवल पर। हाँ, नेशनल लेवल पर अभी बाद में बात करेंगे। देखो 80 में, देखो इससे समझना, इससे पहले क्या हो रहा था 1980 में, से पहले क्या हो रहा था कि कांग्रेस सेंटर में भी है और कांग्रेस स्टेट्स में भी है। कुछ कुछ स्टेट्स में कांग्रेस हार रही है, और सेंटर एंड स्टेट लेवल पर कौन गवर्नमेंट बना रहा है, कांग्रेस गवर्नमेंट बना रही है। लेकिन 80s में क्या, 1977 और 80s में ज्यादा अंतर नहीं है। इस 77 के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में एक बड़ा चेंज आ रहा है। वो क्या चेंज है, आपने 77 में एक चीज गौर करी होगी, 77 में मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई ने एक चीज बनाई है, वो चीज क्या थी, मंडल कमीशन। मंडल, ये मंडल पॉलिटिक्स कहलाती है, क्या कहलाती है, और ये कौन लाया, मोरारजी देसाई। और बीजेपी कब बन रही है, ये कहलाती है कमंडल पॉलिटिक्स। ठीक है, हाँ, मंडल और कमंडल की राजनीति। किसकी राजनीति, मंडल का मतलब है ओबीसी की पॉलिटिक्स, और कमंडल का मतलब क्या है, धर्म की पॉलिटिक्स। ये ओबीसी का मतलब जाति, और वो क्या मतलब है, धर्म। समझो इस बात को कि जब मोरारजी देसाई 1977 में गवर्नमेंट बना रहे हैं तो उन्होंने मंडल कमीशन एस्टैब्लिश किया, और मंडल कमीशन में उन्होंने क्या किया, मंडल कमीशन का काम है कि इंडिया में जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, उन जातियों को क्या करो, रिकॉग्निशन करो, पहचान करो, एक रिपोर्ट सबमिट करो, और फिर हम उस रिपोर्ट के बेसिस पे क्या करेंगे, रिजर्वेशन देंगे। किसको, ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे। तो ये जो जातिगत, जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स थी इंडिया में, वो शुरू हो रही है 1977 से। और ये 1980 से बीजेपी ने कौन सी पॉलिटिक्स शुरू करी, कमंडल। कमंडल का मतलब होता है, पंडित जी कमंडल लेके चलते ना, रिलीजियस पॉलिटिक्स शुरू करी। यहां से ये जो जातिगत कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स शुरू हुई, कास्ट बेस्ड, इस पॉलिटिक्स से छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज हुई। जैसे मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव ने यूपी में यादवों को इकट्ठा करना शुरू किया। काशीराम
काशीराम ने यूपी में किसको, दलितों को इकट्ठा करना शुरू किया, बाद में वो पूरा सत्ता उन्होंने मायावती को दे दी। बिहार में लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार कह रहे हैं मैं क्या हूं, ओबीसी हूं। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ओबीसी छोड़ो, केवल यादव मेरे साथ आओ, ठीक है। और रामविलास पासवान कह रहे हैं कि जो जो पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित जातियां हैं कहाँ की, बिहार की, वो किसके साथ आएंगी। और ये क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार, ये कह रहे हैं कुर्मी टाइप के लोग किसके साथ आ जाओ। तो ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स शुरू हो रही है कहां पे, 1977 1980s में। और यहां पर किसका फॉर्मेशन हुआ, बीजेपी का। तो ये मंडल और कमंडल की राजनीति ने क्या किया, इसका जो इंपैक्ट है, आउटकम है, वो ये है कि स्टेट लेवल पर छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज बनी और वो चुनाव जीतने लगी। पोलराइजेशन कर दिया उन्होंने वोटर्स का। उस पोलराइजेशन का नेगेटिव इंपैक्ट किस पर हुआ, कांग्रेस पर, क्योंकि कांग्रेस पहले स्टेट्स में क्या कर रहे थे, चुनाव अच्छा खासा जीत के आ जा रहे थे। अभी मुलायम सिंह यादव यूपी में, काशीराम यादव यूपी में, बिहार में कौन है, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, शिवसेना महाराष्ट्र में। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज ने कांग्रेस की सीट्स छीन ली कहां पे, अभी 1989 तक आते आते सेंट्रल लेवल पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इतनी सीट्स नहीं मिल रही हैं कि सेंट्रल लेवल पर वो क्या बना पाए, गवर्नमेंट बना पाए। तो कॉलिशन गवर्नमेंट का जो पॉलिटिकल फेनोमेना है वो इमर्ज हो रहा है एट द सेंट्रल लेवल इन 1989। और फिर अब बीजेपी को और कांग्रेस को किसका सपोर्ट लेना पड़ रहा है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये सवाल पूछा जाता है कि रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या है इमरजेंस ऑफ द रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय का क्या कारण है, बोलो। मंडल और कमंडल की पॉलिटिक्स ऑफ द मंडल एंड कमंडल। मंडल का मतलब है क्या, जातिगत पॉलिटिक्स, काश्मीर पॉलिटिक्स, कमंडल मतलब रिलीजन। तो मंडल और कमंडल की पॉलिटिक्स ने रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की इमरजेंस में बड़ा रोल प्ले किया इंडिया में। और उसका इंपैक्ट ये हुआ कि सेंट्रल लेवल पर किसी पॉलिटिकल पार्टीज को इतनी मेजोरिटी नहीं मिल रही है कि वो क्या बना पाए, क्लियर मेजोरिटी। अभी यहां से आया कॉलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की राजनीति। और देखना दो चीजें बन के सामने आ गई, एनडीए और यूपीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। एनडीए किसका है, हाँ ये बीजेपी का है, और ये किसका है, ये कांग्रेस का है। मतलब अब कांग्रेस अकेले गवर्नमेंट नहीं बना पा रही है, कांग्रेस ने बहुत सब पॉलिटिकल पार्टीज को अपने साथ लेके आ रहे हैं। ये भी अकेले नहीं बना पा रहे हैं बीजेपी, ये भी किसको लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये कॉलिशन गवर्नमेंट ने क्या फेडरलिज्म को मजबूत किया, स्ट्रॉन्ग किया या कमजोर किया, स्ट्रॉन्ग किया, कैसे, हाँ ठीक है, स्टेट, हाँ हाँ, डाइवर्सिटी को, और बोलो और क्या। अभी देखो, अभी अभी कांग्रेस, तब समझो, अभी कांग्रेस को मान लो किसकी सपोर्ट की जरूरत है, समझो बात को। अभी कांग्रेस को किसके सपोर्ट की जरूरत है, मान लो समाजवादी पार्टी की। तो कांग्रेस ने मुलायम सिंह यादव से कहा कि आप आ जाओ हमारे साथ। उन्होंने कहा हम ऐसे क्यों आएंगे, हमें क्या दो, डिफेंस मिनिस्ट्री चाहिए। और डिफेंस मिनिस्ट्री, अभी वो कह रहे हैं कि इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार कोई यादव जो है, तो रिकॉग्निशन ऑफ द यादव जो लोग हैं कम्युनिटी, उनको क्या फील कर रहे हैं। तो जो रीजनल एस्पिरेशंस थे, रीजनल आइडेंटिटी थी, रीजनल पॉलिटिक्स थी, उसका रिप्रेजेंटेशन किस लेवल पर हो रहा है। मायावती मिनिस्टर बन रही है सेंट्रल लेवल पर, और मायावती एक ब्राह्मण से पैर कह रही है, पैर छू मंच पर आकर। तो जो दलित क्लास है उनको क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हमारी कम्युनिटी की एक लेडी क्या है, वो चीफ मिनिस्टर हो रही हैं, और चीफ मिनिस्टर के साथ साथ वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रोल प्ले कर रही हैं सरकार बनाने। तो जो दबी कुचली जातियां थी अभी तक, उन जातियों में कौन सा कॉन्फिडेंस आया, पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस, और वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। समझ रहे हो, जो यही तो रीजनल एस्पिरेशंस हैं, रीजनल डिमांड है कि वो अब सेंट्रल लेवल पर लालू प्रसाद यादव अपनी भाषा से सबको क्या कर रहे हैं, खुश भी कर रहे हैं, लेकिन डिमांड भी कर रहे हैं बिहार के लिए। नीतीश कुमार कहाँ है, बीजेपी में मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार के लिए हमें क्या करना है, काम करना है। तो ये जो कॉलिशन गवर्नमेंट है, इस कॉलिशन गवर्नमेंट ने, इस गठबंधन की राजनीति ने क्या किया कि जो राज्यों की डिमांड थी या राज्यों की जो एस्पिरेशंस थी, उनकी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थी, उसको स्ट्रॉन्ग किया। और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, अच्छा बताना कि कोई देश अगर फेडरल है और वहां स्ट्रॉन्ग मजबूत हो रहे हैं, स्टेट्स मजबूत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो क्या वो फेडरल मजबूत होगा या कमजोर होगा। अरे किसी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर स्टेट मजबूत हो रहे हैं, स्टेट्स स्ट्रांग हो रहे हैं, तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी स्ट्रांग होगा ना, क्योंकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये है कि स्टेट्स के लिए ज्यादा काम किया जाए, उन्हें ज्यादा पावर। तो इसी से ही तो हो रहा है कॉलिशन गवर्नमेंट से। कॉलिशन गवर्नमेंट से क्या हो रहा है कि स्टेट्स की डिमांड्स और स्टेट के हिसाब से फॉर्मेशन हो रहा है किस चीज का,
ठीक है, तो यहाँ बहुत सब क्वेश्चन हमने समझे। ये तो 12th क्लास के एनसीईआरटी बहुत डीपली उन्होंने लिखा है। एक तो सवाल ये है कि कोलिशन गवर्नमेंट जो इमर्ज हो रही है 1989 में, उसका रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है? मंडल कमंडल। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हो रहा है 1980s 90s में, उसका क्या फैक्टर है? मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स। तो ये जो मंडल और कमंडल की पॉलिटिक्स है, ये योगेंद्र यादव ने बोला है मंडल कमंडल। उन्होंने कहा इस पॉलिटिक्स ने पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को चेंज कर दिया। और गठबंधन की राजनीति से क्या आया? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रांग भी हुआ और चैलेंज भी आए। क्या चैलेंज आए? अब बोलो इसके चैलेंज क्या रहे होंगे, और क्या चैलेंज रहा होगा, और क्या प्रॉब्लम? देखो, और एक बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि जब कोलिशन गवर्नमेंट बन रही हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक तो ये इनस्टेबल हो गई, अस्थिर सरकारें हो गई, क्योंकि कभी भी कोई भी निकल के बाहर चला जा रहा है। और एक चीज और भी प्रॉब्लम में आई कि डिसीजन नहीं हो पा रहे हैं, निर्णय। जैसे हम लोगों ने जो सरकार देखी वो मनमोहन सिंह की देखी 10 साल की। मनमोहन सिंह ऐसा नहीं है कि वो इतने बेचारे किस्म के आदमी थे। बेचारे वो सिर्फ इसलिए थे कि उन्हें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ रही थी। अगर सबको खुश रखा जा सकता है? कभी नहीं। सबको बीजेपी जो डिसीजंस ले पा रही है, इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन कैसे ले पा रही है? क्योंकि बीजेपी के पास क्लियर मेजोरिटी है। इनकी मजबूरी क्या थी मनमोहन सिंह की? वो बेचारे हर आदमी को खुश रखने की कोशिश कर रहे थे। तो ये अब क्या समझा हमने? समझने की कोशिश करी कि कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की राजनीति और फेडरलिज्म में क्या रिलेशन है। तो गठबंधन की राजनीति ने फेडरलिज्म को मजबूत स्ट्रांग भी किया है और उस पर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी डाले हैं। ये क्वेश्चन है, यूपीएससी में तो नहीं है, लेकिन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस में सवाल था। समझ रहे हो आप कि कोलिशन गवर्नमेंट का इंपैक्ट ऑन फेडरलिज्म एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? गठबंधन की राजनीति का संघवाद पर और आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा? बताओ, आर्थिक विकास मजबूत हुआ भारत का या कमजोर हुआ? कमजोर हुआ, क्योंकि डिसीजंस नहीं ले पा रही हैं गवर्नमेंट्स। कितने घोटाले हो रहे हैं? 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल घोटाला, राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला। वो सब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मजबूर है ना, कुछ डिसीजंस नहीं ले पा रहे। तो ये नेगेटिव इंपैक्ट भी है। और लेकिन सवाल फिर वही है कि 1989 में कोलिशन गवर्नमेंट क्यों आ रही है? धर्म की पॉलिटिक्स। और बीजेपी ने इस पॉलिटिक्स पे कम काम किया, कौन से पे ज्यादा किया? और क्या निकाला? राम मंदिर नहीं, रथ यात्रा निकाली पूरे भारत में। क्या कौन निकाला? लाल कृष्ण आडवाणी ने पूरे भारत में एक रथ निकाला। और क्या कहा? कार सेवकों से। कार सेवक कौन होते हैं? कार सेवक भगवान राम के सेवक। ठीक है, कहा कि भगवान राम के सेवक कहां पहुंचो सब लोग? अयोध्या। अयोध्या में क्या करना है? और बाबरी मस्जिद कब गिराई? 6 दिसंबर 1992 को। और वहां से इंडियन पॉलिटिक्स और तेज तरीके से रिलीजियस। ठीक है, अभी बीजेपी ने क्लियरली कहा कि हमारी एक ही अप्रोच है। वो क्या अप्रोच है? रिलीजियस पॉलिटिक्स। कांग्रेस अपोज करती रही पर कांग्रेस उसमें सफल नहीं हो पा रही। और आज बीजेपी ने उसी रिलीजियस पॉलिटिक्स के बेसिस पर 300 से ज्यादा सीटें जो है वो पा ली, आधे से ज्यादा स्टेट्स में। इसका क्या मतलब? अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो क्या कंक्लूजन निकालोगे? मतलब भारत में सबसे अच्छा व्यापार क्या है? कुछ ना हो जीवन में तो बाद में अंतिम समय क्या करना? दाढ़ी बढ़ाना, बाल बड़े करना, लड़के बाबा बन जाना। और आप लोग क्या, तो बढ़िया एक टीम बनाओ। और अपने एक कहानी सुनाई थी आप लोगों को मैंने, 3 दोस्त थे, उन्होंने यही काम किया और बड़ा साम्राज्य बना रखा है। समझे? हाँ, तो ये नहीं अरे पूरी राजनीति देखो, बीजेपी कई साल पहले ये बात समझ चुकी है। उन्होंने अपने एस्टेब्लिशमेंट से ये बात समझ ली कि इंडिया में एजुकेशन में जो कुछ नहीं, सब बेकार व्यापार है। सबसे बढ़िया है क्योंकि वहां तर्क नहीं है। आप पढ़ने आते हो तो आप लोग देखते हो कि क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे, भाग खड़े हो जाते हो। धर्म में क्या रीजन, क्या तर्क, क्या बुद्धि? कुछ नहीं। बाबा ने कहा कल्याण मतलब बाबा बागेश्वर। क्या है वो बाबा बागेश्वर? ठीक है, वही तो पूछ रहा हूं, क्या है वो? कुछ नहीं है। हमारे वहीं के हैं वो बागेश्वर, दतिया के आसपास के, जहां भगवान देखो समझ लो, कुछ नहीं है। देखो, कोई सिद्धि नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। वो ये बात समझ गए हैं कि हिंदुस्तान में एक ही चीज बेची जा सकती है, वो क्या है? बस इस बात को वो समझ गए हैं। और ये जितने जल्दी जो समझ जाए उतने जल्दी ही वो सफलता प्राप्त कर सकता है इस क्षेत्र में, जिसे इस क्षेत्र में काम करना है। बाकी
तो चल रहा है, जो भी क्षेत्र है वो है, लेकिन ये सबसे बड़ा व्यापारिक एरिया है जो कि खाली पड़ा हुआ है, हमेशा खाली रहेगा। आसाराम बापू, पता नहीं कितने बापू सब आते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी धर्मों में है, सभी धर्मों में है। शास्त्र याद करोगे तो उस टाइप के बाबा ही नहीं बन पाओगे। शास्त्र नहीं सीखना ही नहीं है, बस आपको बेवकूफ बनाना आना चाहिए। क्या ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। और ये वाली बात और कौन पहचान गया इस देश में? ओवैसी पहचान गए हैं ये वाली बात। अभी कांग्रेस अभी तक नहीं पहचान पाई। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी अगर इतने कम सालों में इतना बड़ा अचीवमेंट कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो हम क्यों नहीं कर सकते। बीजेपी ने पोलराइज किया किसको? पूरे हिंदू कम्युनिटी को। ओवैसी किसको करने की कोशिश कर रहे हैं? सीधी सी बात है। लेकिन दोनों ही पॉलिटिक्स जो है ठीक नहीं है, ना ये पॉलिटिक्स और ना ये वाली पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब है डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, विकास की राजनीति। तो कुल मिला के ये समझो कि जो संविधान में लिखा है संघ उससे नहीं चलता है। फेडरलिज्म किससे नहीं चलता है? जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। संघ चलता किससे है? प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई चीजें क्या है? थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत अलग होते हैं। बहुत सारी चीजें जो है हमारे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या करती हैं? इम्पैक्ट करती हैं, उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। तो ये वाली बातें हैं जो वो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द फेडरलिज्म। क्लियर बात? कैसे पॉलिटिक्स, कोalition की पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक डिमांड, लैंग्वेज पॉलिसी ने कैसे हमारे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इम्पैक्ट किया है, उसको कैसे प्रभावित किया है। तो कोalition गवर्नमेंट ने क्या किया? अच्छा भी किया और नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाला। क्लियर बात? चलो इतना ही लिखो, इसमें ज्यादा नहीं लिखना क्योंकि आगे बहुत हम पढ़ेंगे डिटेल में। बस कहानी मैंने आपको सुना दी है। चलो अब आ जाओ, चौथा पॉइंट था हमारा, क्या था? डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। देखो भारत में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इसमें सबसे पहले लिखो मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। एक छोटा सा पॉइंट बनाओ, मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रीकरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण का अर्थ। लिखो when power is taken, लिखो इसमें when power is taken, power is taken away, AWAY, away from central and state governments, central and state governments, and given to local governments called decentralization। देखो जब शक्तियां केंद्र और राज्यों से लेकर, जब शक्तियां केंद्र और राज्यों से लेकर स्थानीय सरकारों को, केंद्र और राज्यों से लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं तो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। देखो विलेज पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, विलेज पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज आर रिलेटेड टू द डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, भारत में विकेंद्रीकरण से ग्राम पंचायतें तथा नगर पंचायतें संबंधित हैं। देखो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एक छोटा सा पॉइंट बनाओ बीच में, स्वशासन या स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दो तरह का होगा।
ठीक है। विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत, और म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपैलिटी, नगर पंचायत। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लोकल बॉडीज, स्थानीय निकाय भी बोलते हैं इन्हें, स्थानीय निकाय, इसको बोलते हैं रूरल लोकल बॉडीज, ग्रामीण स्थानीय निकाय, ग्रामीण स्थानीय निकाय, इसको बोलते हैं अर्बन शहरी स्थानीय निकाय। अर्बन लोकल बॉडीज, RLB और ULB जरूर लिख लेना। वो एक लड़की तो है जो करती है, वो तो बाबा नहीं है, कौन है, सुहानी। हाँ तो वो भी तो करती है, कोई ट्रिक नहीं है वो सब साइकोलॉजी गेम है वो। कौन नहीं मान रहा? मान जाएगा। अरे समय के साथ हर व्यक्ति हर चीज मान जाता है। पहले मैं भी ये नहीं मानता था कि मेरा UPSC में नहीं होगा, ठीक है। समय के साथ सब मानना पड़ता है। टाइम ऐसी चीज है जो सबको सब कुछ लिख के दे देता। 100% सिलेक्शन है इस बार, IAS है, क्या है, तो बचपना था, समझे। अभी जब बड़े हो जाओगे तो सब मानने लगोगे समय के साथ। अभी क्या है, आप लोग छोटे हैं अभी। हाँ मैंने लिख के दे दिया था एक बार एक को कि मैं इस बार IAS हूँ, प्रॉपर IAS, समझ रहे हो। PT क्वालिफाई नहीं हुआ। किससे? नहीं, वो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो जीवन में ऐसी होती हैं घटनाएं। चलो। बात समझ आई। अर्बन लोकल बॉडीज या लोकल बॉडीज जैसे ये क्या है, दो तरह से हो सकते हैं। क्लियर बात। अब देखो इनकी जो बात की गई है विलेज पंचायत की, ये कहाँ की है, Part 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। और इसको कब जोड़ा गया है, देखो इसमें शेड्यूल 11 इससे रिलेटेड है। इसको कब जोड़ा गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। लिख लो ये वाली बात। भाग 9 अनुसूची 11 73वें संविधान संशोधन 1992 से जोड़ा गया है इसे। Part 9A, हाँ शेड्यूल 12 है, और ये है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। हाँ 73rd 73वां संविधान संशोधन, वो है 74वां संविधान संशोधन। चलो ठीक है, बात इतनी क्लियर है। अब एक पॉइंट बना थोड़ा सा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, प्रोविजंस फॉर विलेज पंचायत। एंड म्यूनिसिपैलिटीज, देखो ग्राम पंचायत तथा नगर पंचायत के लिए संवैधानिक प्रावधान। ठीक है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्लियर है, 1992 रिलेटेड है टू विलेज पंचायत। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे है, म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है। दूसरी बात, दूसरी बात, यहाँ रिजर्वेशन है। क्या है, रिजर्वेशन है। किसको रिजर्वेशन है, SC एंड ST को है। कंपलसरी रिजर्वेशन है ये कौन सा रिजर्वेशन है, ऐसे लिखते जाओ बस, कुछ नहीं, ऐसे लिख लो। 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत, 74वां संविधान संशोधन नगर पंचायत, फिर लिखो आरक्षण। आरक्षण SC और ST को जो है अनिवार्य आरक्षण है, ये 100% देना ही है आरक्षण, अनिवार्य।
लिख लो, कंपलसरी रिजर्वेशन है। हाँ, वुमेन्स के लिए भी ये लिख लो, तीसरा पॉइंट विमेन रिजर्वेशन है, ये भी कंपलसरी रिजर्वेशन है। ये 33% है, टोटल सीट का 33% रिजर्व रहेगा किसके लिए? महिलाओं के लिए। वो कोई नहीं है, वो उनके पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव में है। SC ST का रिजर्वेशन है उनके पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। विमेन को 33% रिजर्वेशन कंपलसरी रिजर्व है। समझ पा रहे हो कि नहीं? आरक्षण SC ST के लिए अनिवार्य है उनकी जनसंख्या के अनुपात में। महिलाओं का आरक्षण जो है 33% है, कुल सीट का 33%। हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल। महिलाओं को आरक्षण तो मिल गया है, लेकिन क्या महिलाएं एम्पावर्ड हो पाई हैं? बात मत करो, हाँ बताओ, क्या ग्राम पंचायत में महिलाओं को रिजर्वेशन मिलने से एम्पावर्ड हो पाई हैं? वो क्यों? पति सरपंच, वो जीतू भैया वाली मूवी में वो DM आती है तो वो कहती है आप कौन हो? कहते हैं इसके ग्राम प्रधान तो महिला है, आप कौन है? तो उनको बाहर निकाल देते हैं, प्रधान पति को, ठीक है। चलो, हाँ अगला लिखो, OBC रिजर्वेशन। OBC का रिजर्वेशन लिखो, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, OBC रिजर्वेशन, OBC आरक्षण राज्य विधानसभा के विवेक पर छोड़ दिया गया है। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हाँ चौथे वाले में OBC। इसी में लिखो OBC रिजर्वेशन, डैश करके आगे लिखो राज्य विधानसभा के विवेक पर छोड़ दिया गया है। समझो बात को, सब लोग समझो कि ये 2 रिजर्वेशन है या 3, SC ST और महिलाओं का, ये कंपलसरी है। अगर किसी स्टेट्स में जितनी भी विलेज पंचायत हैं, जितनी भी म्यूनिसिपालिटीज हैं, उनकी जो भी पॉपुलेशन SC ST की होगी, जो भी विमेन का होगा, उस सीट में कंपलसरी रिजर्वेशन देना पड़ेगा किसको? SC ST एंड विमेन। अब ये डिपेंड करता है स्टेट में, स्टेट के लेजिस्लेचर के, कि वो OBC को रिजर्वेशन देना चाहते हैं या नहीं। अगर स्टेट देना चाहता है तो वो क्या करेगा? देगा, और नहीं देना चाहता है तो अभी OBC रिजर्वेशन जो है वो ज्यादातर स्टेट्स में नहीं दिया गया है। किसको दिया गया है? सीट रिजर्व, ग्राम पंचायत के चुनाव में सीट 3 तरह से ही रिजर्व होके आती हैं, SC ST, SC विमेन, ST विमेन, ठीक है, और जनरल विमेन, समझे? ऐसे रिजर्व होकर सीट आती है। बाकी जनरल सीट रहेगी SC ST। जब जनरल सीट रहती है तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है, SC सीट रहती है तो केवल SC लड़ सकता है, ST सीट रहती है तो केवल, अगर SC विमेन है तो केवल SC की महिला सीट चुनाव लड़ेगी, ST महिला है तो ST महिला, जनरल महिला है तो जनरल महिला में SC ST OBC जनरल किसी भी महिला चुनाव। जनरल का मतलब ये बिल्कुल मत समझा करो कि जनरल का मतलब है जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए रिजर्व सीट, नहीं। जनरल का मतलब है वो सीट सभी के लिए ओपन है। अगर किसी ग्राम पंचायत में सामान्य सीट आई है, जनरल सीट आई है, तो उसे ब्राह्मण भी चुनाव लड़ सकता है, किसी भी जाति का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, SC ST कोई भी लड़ सकता है। और अगर जनरल सीट है तो महिला भी लड़ सकती है, समझे? अगर महिला जनरल है तो फिर केवल कौन लड़ेगा? महिला लड़ेगी, लेकिन किसी भी कास्ट की। अगर महिला SC है तो फिर SC कम्युनिटी की महिला ही लड़ेगी। ये है रिजर्वेशन का मतलब, क्लियर? अगला पॉइंट लिखो अब, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग का बेसिक फंक्शन क्या है? पंचायत के इलेक्शन करवाना, बस यही काम है इनका। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, अगर कहें कि क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव कराएगा? नहीं। स्टेट राज्य निर्वाचन आयोग का काम होता है ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के चुनाव कराना। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग। इसका बेसिक फंक्शन क्या है? किसके लिए? हाँ, इन विलेज पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के लिए फंड का देखना है कि वो कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये प्रोविजंस हैं किससे रिलेटेड? अब एक छोटा सा पॉइंट बना, स्ट्रक्चर ऑफ विलेज पंचायत।
स्ट्रक्चर ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत की संरचना। देखो, एक गांव होता है या ग्राम जैसे बोलते हैं, जैसे विलेज बोलते हैं, ठीक है। फिर एक ग्राम सभा होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्राम सभा। फिर एक पंचायत होती है, पंचायत, ठीक है, पंचायत। पंचायत में ग्राम प्रधान होता है, मुखिया, मुखिया, अलग सरपंच अरपंच कुछ भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, मुखिया। कुछ ग्राम, हाँ, सभा के मेंबर्स होते हैं, बोर्ड मेंबर जैसे बोलते हैं, ठीक है, ग्राम सभा के सदस्य, ठीक है, ग्राम सभा मेंबर, ग्राम सभा के सदस्य। अब अंतर समझ लो, गांव है एक, गांव, गांव मान लो 5,000 लोग हैं, 3,000 लोग हैं, 4,000 लोग हैं, तो वो क्या कहलाएगा, गांव। क्या वो पूरा गांव ग्राम सभा कहलाता है? को कौन कहलाता है ग्राम सभा? नहीं, वो ग्राम पंचायत कहलाते हैं। ग्राम सभा का मतलब है, मान लो एक गांव में कितने लोग हैं, मान लो एक गांव में हमने मान ली 4,000 लोग हैं, ठीक है, तो 4,000 में से उन लोगों से मिलकर ग्राम सभा बनती है जिनकी एज 18 हो चुकी हो। मतलब उस गांव के वोटर्स से मिलकर क्या बनेगी। मान लो कि एक गांव है, गांव ए, गांव ए में मेरे गांव में कोई मेरे रिलेटिव आ गए, तो क्या वो ग्राम सभा के मेंबर हैं, क्योंकि वो वहां के वोटर। तो ग्राम सभा का मतलब है उस गांव के वोटर्स क्या कहलाते हैं। एक गांव की ग्राम सभा किसका चुनाव करती है? पंचायत में कौन कौन होता है? प्रधान और मेंबर्स। क्लियर? गांव कभी नहीं चुनता है ग्राम पंचायत को, ग्राम पंचायत को चुनती है ग्राम सभा। ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी होनी चाहिए? 21। ठीक है। एक गांव में एक ग्राम सभा होगी, वो ग्राम सभा मिलकर किसे चुनेगी? पंचायत को। पंचायत में 2 लोग होते हैं, कौन कौन? मुखिया होते हैं और कुछ मेंबर्स होते हैं। स्ट्रक्चर ऐसे होगा, नाम हर स्टेट में बदल जाते हैं। ये मत कहना कि सर क्या पढ़ा रहे हो, हमारे बिहार में या हमारे राज्य में नाम बदल जाएंगे लेकिन स्ट्रक्चर यही रहेगा। ठीक है। गांव का हर व्यक्ति तो वोट नहीं देता है। वोट कौन देता है? जो 18 साल का हो चुका होता है, वही क्या कहलाता है? ग्राम सभा। तो ग्राम सभा इलेक्ट करती है ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत में मुखिया होता है और मेंबर होते हैं। समझे बात? ये स्ट्रक्चर क्लियर? अब देखना कि ये जो ग्राम सभा है क्या है। ये ग्राम सभा का मतलब क्या है, समझ गए? अब ये ग्राम सभा कुछ और भी करती है। ये है ग्राम सभा। तो हम लोग किसके मेंबर हैं? ग्राम सभा के मेंबर हैं। जब ग्राम सभा का व्यक्ति वोट डालने जाता है तो वो कई तरीके के वोट डालता है। एक तो वो मुखिया को वोट डालेगा, हाँ मुखिया को वोट डालता है, ठीक है। और एक वो मुखिया को वोट डालेगा, और एक किसको डालेगा? जो वार्ड मेंबर हैं, गांव के ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, उन्हें डालेगा। एक डालता है BDC को, एक डालता है DDC को। इसको बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, डेवलपमेंट काउंसिल। और ये क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। ब्लॉक विकास परिषद, ये जिला विकास परिषद कहलाती। तो एक आदमी 4 वोट डालता है। और ये BDC के मेंबर एक जिले को कई BDC में बांट रहे हैं। उस BDC के मान लो कि 20 आदमी चुन के आए, कहां से? पूरे जिले की BDC। मान लो एक जिले में कितने ब्लॉक होते हैं, हर ब्लॉक से कितना BDC चुन के आएगा? नहीं, उसमें भी हर गांव से लगभग, कभी कभी 2 गांव को भी बना देते हैं। तो एक ब्लॉक में कुछ BDC बन के आते हैं। तो वो BDC किसे चुनते हैं? ब्लॉक प्रमुख को, जो ब्लॉक प्रमुख कहलाता है, ठीक है। और ये DDC भी किसको चुनते हैं? जिला प्रमुख को, ठीक है। तो ऐसे यहां होता है मुखिया, और ये क्या होता है? ब्लॉक प्रमुख। ये क्या होता है? ये जनता द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इनके कंपैरेटिवली जो हैं वो ऑफिसर्स होते हैं। ये इसके कंपैरेटिवली होता है VDO, विलेज डेवलपमेंट, जीतू भैया। ये होता है BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, PCS होता है। यहां होता है DD
और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर जो कि आईएएस होता है। समझे बात? ये ऐसे काम होता है, एक तरफ जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दूसरी तरफ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, ये लोग मिलकर काम करते हैं पूरे जिले के डेवलपमेंट के लिए। और डीडीओ से ऊपर होता है सीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, और फिर होता है कौन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये सब आईएएस ऑफिसर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनोगे तो 4-5 आईएएस ऑफिसर जो है वो नीचे काम करते हैं। समझे? इनका ज्वाइंट अकाउंट होता है सबका। ग्राम प्रधान अकेले पैसा नहीं निकाल सकते, और बीडीओ साहब, जीतू भैया और उनकी देखो कितनी अच्छी ट्यूनिंग है उसमें, ठीक है। तो ये एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसकी भर्ती पीसीएस के थ्रू होती है, किसके? और इसकी भर्ती आईएएस वाले जो होते हैं। नहीं, वो टाउन कस्बा के लिए, ये ग्राम पंचायत वाला है, म्यूनिसिपालिटीज अलग है सिस्टम, और ये सब लिंक है आपस में। मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी, अनुभा श्रीवास्तव, बीडीओ हुई है वो, ठीक है, 2019 वाले बैच में बीडीओ हुई है वो लड़की। मतलब जूनियर थी वो, लेकिन किस्मत अपनी अपनी, ठीक है। और उसने बीडीओ से ही शादी करी है, ठीक है। इंटर कास्ट मैरिज है, लड़का पंडित है, वो कायस्थ है, श्रीवास्तव, बिल्कुल रिजिड श्रीवास्तव थे वो लोग, उसके पिताजी जो है। लेकिन अब अधिकारी, मतलब अधिकारी अब क्या, अरे क्लास बदल गया, कास्ट क्या मतलब रखता है, समझे? एक बार और समझा दूं। देखो ये है मुखिया, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति कितने वोट डालेगा? एक मुखिया को डालेगा, उसी गांव के ग्राम पंचायत सदस्य को डालेगा, बीडीसी को डालेगा, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। जैसे कि आप एक गांव के होंगे, आपका गांव एक ब्लॉक में आता होगा, समझे? आप एक गांव के हैं, आपका गांव कहाँ आता है? ब्लॉक। उस ब्लॉक में मान लो कि 10 गांव होंगे, 20 गांव होंगे, तो हर गांव से एक बीडीसी आएगा। तो उस ब्लॉक में कितने बीडीसी आ जाएंगे? 20 गांव है, तो उस ब्लॉक में 20 बीडीसी आ जाएंगे। फिर वो बीडीसी मिलकर एक ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं। ब्लॉक प्रमुख को जनता डायरेक्ट वोट नहीं देती, हम लोग वोट देते हैं बीडीसी को। नहीं, वो दिल्ली वाला अलग सिस्टम है। तो दिल्ली वाला सिस्टम जो है वो ग्राम पंचायत का नहीं है, वो म्यूनिसिपालिटीज वाला है, वो अलग है। हाँ, ये सिस्टम अलग है, अभी वो वाला बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। ये बीडीसी मतलब कि एक ब्लॉक है, जैसे मान लो ये अपना एक जिला है, ठीक है। इस जिले में ये क्या है, कुछ ब्लॉक्स हैं, तो हर ब्लॉक में कुछ कुछ गांव होंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे गांव, ये हो गया। तो इस एक गांव के लिए ग्राम प्रधान चुना जाएगा, वार्ड मेंबर चुना जाएगा। इस ब्लॉक के लिए जितने गांव होंगे उतने बीडीसी आ जाएंगे, और इस जिले के लिए जितने ब्लॉक हैं वहां से लगभग एक एक डीडीसी होके एक डीडीसी की टीम बन जाएगी, और हर ब्लॉक के लिए एक बीडीसी की ग्राम पंचायत, वो तो है ही। तो ये जो बीडीसी चुन के आते हैं वो एक आदमी चुनते हैं, ब्लॉक प्रमुख, वो नेता टाइप का आदमी होता है। बीडीसी चुनने के बाद कुछ नहीं होता है, जो बीडीसी उसका कोई काम नहीं है, बीडीसी बन गया और फिर उसको पैसा दे दिया जाता है, कमरे बंद करके बोर्ड, जिस जो मतलब नेता टाइप का आदमी होता है, गुंडा टाइप का, बीडीसी ब्लॉक प्रमुख बन जाता है और पूरा पैसा खा जाता है। एक बार पैसा मिलता है बीडीसी को, डीडीसी को भी लगभग एक ही बार पैसा मिलता है, बाकी बेचारे 5 साल ये ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है, कभी जो डीडीसी है वो जिला प्रमुख बनेगा, ठीक है। देखो बहुत परेशान मत हो, जब ग्राम पंचायत पढ़ाएंगे तो उसको बहुत आराम से पढ़ाएंगे। अभी इतना समझ लो कि जो गांव लेवल पर होता है वो 3 टायर सिस्टम है। कितना टायर? ठीक है। कौन कौन सा? ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। इसको बोलते हैं ग्राम पंचायत, इसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक पंचायत, और इसको क्या बोलते हैं? जिला पंचायत। ये तीनों कनेक्ट होते हैं आपस में। ग्राम प्रधान अपनी रिपोर्ट भेजेगा इधर, बीडीसी कहाँ भेजेंगे? बीडीओ भेजेंगे डीडीओ के पास, डीडीओ जिला लेवल पर फंड होगा तो वो रखेंगे, नहीं तो फिर वो विधायक, सांसद, ऐसे करके रिपोर्ट जो है वो, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्या हमने पावर का क्या कर दिया है? पहले ये होता था कि किसी गांव के लिए कौन सी प्लान, कौन सी योजना आनी है, वो कौन बनाता था? स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती थी। अभी गांव वाले ये बताते हैं कि हमें किस चीज की जरूरत है। ऐसे ही होता है शहरी लेवल पर, 3 टायर सिस्टम है। कौन कौन सा? इसको बोलते हैं नगर पंचायत, ठीक है, और नगर पालिका परिषद और नगर निगम, ठीक है। हाँ, नगर निगम बोलते हैं इसको। ये अलग अलग होते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। परेशान मत हो, अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन ये कुछ कुछ समझ आ गई बात? क्या समझ आ गई? कि गांव में एक आदमी 4 वोट डालेगा, ठीक है। और ये देखो, ये है जनता के प्रतिनिधि, ये सब हैं, यही काम करना है सिलेक्ट होने के बाद। देखो समझना बात को, ये जो लोग हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं, और ये जो हैं वो किस टाइप के लोग हैं? ये चोर टाइप के लोग हैं। ये जब आपसे मिलने आएंगे, जैसे समझो, अरे बात सुनो, यहाँ मेरे पिताजी जो है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर रहे 3-4 साल। तो ये जब आते थे मेरे घर पे, तो मैंने देखा कि ये बिना स्कॉर्पियो सफारी के तो चलते नहीं ये लोग, और कम से कम 5-6 बंदूकें होती हैं इनके पास। वो ग्राम प्रधान है,
अब इस टाइप का आदमी आता है, जो आप सोचो जो पढ़ने लिखने वाला आदमी बेचारा बंदूकों के साए में आधा जीवन जी देता है, इसके बाद उसी टाइप के आदमी मिलने आते हैं। एक पीडीओ विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कह रहा है कि ब्लॉक प्रमुख आया, मैं ऑफिस को क्लीन, पढ़ा लिखा आदमी साहब वहीं बैठ के थूक दिया, वो गुटखा खाते हुए वहीं थूक दिया वो उसके ऑफिस में ही। कह रहा है उससे क्या बोलूं, उस टाइप का वो कह रहा है विधायक टाइप का आदमी था, उसके बड़े भैया विधायक थे, उसके पापा सांसद वांसद थे, क्या ऐसे लोगों से झगड़ा करोगे। बोले मैंने फिर उसको बोले, मैंने कहा कि यहाँ कुछ रखो, ये आएगा तो इसके लिए उसी में ये पिचकारी मारेगा, क्या करेंगे इस टाइप। वो गुटखा सा पान खाने वाला आदमी मिलेगा ना वहां, तो जीवन जो है इतना आसान नहीं होने वाला है। यहाँ किससे मुलाकात होनी है, इन टाइप के लोगों से होनी है, समझे। और ये कुछ समझते भी नहीं है, 2 मिनट में क्या करवा देंगे ये, ऐसे ही बोलेंगे कि अभी लो ट्रांसफर 2 मिनट में। हमारे चाचा विधायक हैं, समझे, कोई नहीं, फिलहाल इतना पढ़ लिख के भी। बात समझ आई। तो देखो, अच्छा बोलो, डिसेंट्रलाइजेशन और फेडरलिज्म का क्या रिलेशन है। फेडरलिज्म बढ़ेगा कैसे, कि जो बिल्कुल लोकल लेवल पर जो आइडेंटिटी है वो भी इंप्रूव हो रही है। तो हमने कितने लेवल की गवर्नमेंट अपनाई है, सेंट्रल, लोकल, स्टेट एंड लोकल, राइट, क्लियर। चलो ये वाला फेडरलिज्म वाला चैप्टर हमारा। हाँ हाँ, वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो गांव की पॉपुलेशन बहुत कम होती है। जैसे 4-5 मकान है, कुछ कुछ है, जैसे मेरे गांव की पॉपुलेशन 5,000 है, तो मेरे गांव को किसी और गांव को मिलाने की जरूरत नहीं है। मतलब 4 से 5,000 पॉपुलेशन होनी चाहिए, तभी हम एक जो है ग्राम पंचायत बनाते हैं। तो पॉपुलेशन करने के लिए कुछ कुछ छोटे छोटे गाँव को इकट्ठा करके एक गाँव बना लेते हैं। हाँ, अगर एक ही गांव की पॉपुलेशन ज्यादा होती, कभी कभी गांव की पॉपुलेशन और ज्यादा हो जाती है, तो उसको फिर 2 करके अलग 2 ग्राम पंचायत बनाते हैं, ऐसे करते हैं, समझे। चलो अभी ये पढ़ोगे आप।